मेरा नाम कासिम खान तरीन है और मैं एक नमियाती किसान हूँ इस्लामाबाद में, और मैं पिछले 4 साल से नमियाती काश्तकारी कर रहा हूँ। पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैंने एक कोर्स किया रावलपिंडी में। मैं डेनमार्क गया अपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड असेसमेंट के ट्रेनिंग के लिए। मेरे वालिद साहब को कैंसर हुआ था, किडनी कैंसर। आज भी उनका सिर्फ एक ही किडनी है, मगर माशाल्लाह वो अभी बिल्कुल सेहतमंद है। इन्होंने एक वाहिद तरीके से अपने कैंसर को ट्रीट किया था कि अपने लाइफस्टाइल और डाइट सिर्फ उन्होंने बदलाया था। सर्जरी के बाद इनको कोई कीमोथेरेपी नहीं मिली थी। मेरे वालदा साहिबा को भी कैंसर लगा था, उन्होंने भी कीमोथेरेपी के बगैर अपने कैंसर को इलाज किया है अपने लाइफस्टाइल और डाइट के साथ। तो ये जो लाइफस्टाइल और डाइट चेंज और इस पे जो तवज्जो दिया था हमारे वालिदैन ने, तो उसका इतना असर पड़ा कि मैं खुद ही फिर जब बड़ा हुआ तो जब कारोबार शुरू करने का टाइम हुआ तो मैंने नमियाती काश्तकार की तरफ मैं गया। नमियाती काश्तकारी एक सोच है जो कुदरती निज़ाम के साथ चले और कुदरती निज़ाम के खिलाफ आप कुछ ना करें। हम अपना पानी अंडरग्राउंड सोर्स से ले रहे हैं, बोरिंग करके हमें अपना पानी, हम इतना पानी निकालते हैं जो हमें ज़रूरत पड़े। इस्तेमाल करने से पहले हमें पानी टेस्ट किया, और वो पानी सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं मगर हम उसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। वही पानी हम पीते हैं और वही पानी हम अपने पौधों को देते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो एक कुदरती चीज़ होनी चाहिए। हमने एग्रीकल्चर, हमने फार्म्स, हमने खेतों को फैक्ट्रियां बना दी। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मसले का जड़ ये है। शेर मोहम्मद मेरा नाम है। मैंने 1994 में पीआरसी ज्वाइन किया और 2005 में मैंने पीएचडी किया और पीएचडी मेरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर है। इस वक्त दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 9.1 बिलियन हो जाएगी 2050 में, और पूरी दुनिया इसी की परेशानी में लगी हुई है कि इनको खुराक कैसे मिलेगी। लेकिन इसका हल ये नहीं है जो हमने तलाश कर लिया है कि आप बेतहाशा जो है वो उसमें पेस्टिसाइड डालें, बेतहाशा खादें डालें, बेतहाशा पोल्यूटेड पानी डालें। 3 चीज़ें हमारी जो हैं वो बड़ी सीरियसली इस वक्त थ्रेट में हैं। एक हमारी ज़मीन जिसके ऊपर हम पोल्यूटेड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप खादों का देखें तो बेतहाशा खादों का इस्तेमाल हो रहा है। यूरिया के अंदर क्लोराइड होता है, फिलर क्लोराइड के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब जितनी हमारी ज़मीन है वो सारी की सारी जहर आलूदा हो चुकी है। जितनी ज़मीनें हैं हमारी, आप हैरान हो जाएंगे और सुन के कि 6.1 मिलियन हेक्टेयर इस वक्त सीरियस थ्रेट में है, जिसमें डिग्रेडेड लैंड है। हमने कंपाउंड पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए कि वो बोलवर्म के खिलाफ भी हो जाए, वो वाइट फ्लाई के खिलाफ भी हो जाए, वो थ्रिप्स के खिलाफ भी हो जाए, वो एफिड के खिलाफ भी हो जाए, वो जेसिड के खिलाफ भी हो जाए। अब जब 5 को इकट्ठा मिला के उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो वो कंट्रोल ही नहीं देगा। हम कीड़ों को दुश्मन नहीं समझते और फिर हम अपने पौधों के ऊपर स्प्रे नहीं करते, हम दवाई नहीं इस्तेमाल करते जो कीड़े को मारे, क्योंकि वही दवाई सिर्फ कीड़ों को नहीं मारेगा, वही दवाई फिर इंसानों के लिए भी नुकसानदेह है। जब अदरक हमारे पास आती है पाकिस्तान में, जब इंपोर्ट होकर कराची आती है तो हम इसको HCl के अंदर ट्रीट करते हैं। इतना बड़ा जुल्म है कि वो सारे का सारा एसिड चूस लेती है और वो कुल जाती है। हम समझते हैं कि बड़ी खूबसूरत और बड़ी चमकीली अदरक है, ये सारी पॉइजन है। जो पेस्टिसाइड का रेजिड्यू है वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस तरह अमेरिका ने 45 साल पहले DDT जो है वो बंद कर दी थी, जो उसके असरात हैं वो 40 से 50 साल तक रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए आज भी वो मैन्युफैक्चर हो रही है और आज भी पाकिस्तान में DDT अवेलेबल है। हम सोचते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को गंदा पानी देंगे, जहर देंगे और केमिकल देंगे तो वो हमें
फायदा देगा। ये क्या सोच है जी? हमारा एक कंसेप्ट है कि वो तो हम पौधे पे लगा रहे हैं, पौधे ने अल्टीमेटली वो चीज़ ज़मीन में जानी है और ज़मीन से वो पानी में जानी है, और जब हम अब अगली फसल लगाएंगे तो वो हमारे फूड चेन में आएगी और अल्टीमेटली हम गंदम खाएंगे या फ्रूट खाएंगे, वो उसके अंदर आएंगे और वो हमारी नस्लें भुगतेंगी। हमारे जो मुर्गियां हम रखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो उनका कुदरती तरीका है रखने का, हम वही करें। बहुत सारे जो हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं वो हम भूल जाते हैं कि ये भी जी एक ज़िंदा चीज़ है। इसको साफ़ पानी, साफ़ खुराक, खुली जगह, ताज़ी हवा, सूरज, ये इनका जी हक बनता है। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो उनका खुराक है। हम इनको वैसे अपना वो जो भी वो खुराक खाते हैं, खुरपियाँ मार के कीड़े निकाल लिया या वो पत्ते खा लिए या सब्ज़ी खा लिए, वो तो वो खुद खा लेते हैं। मगर जो खुराक हम उनको देते हैं वो हम उनको गंदम देते हैं, बाजरा, मकाई, शक्कर, सारे नेचुरल चीज़ें। आम मुर्गी जो है 30-40 दिन में तैयार हो जाती है। देसी मुर्गी जो है आपको 5 से 6 महीने लगते हैं। अगर आपने ब्रॉयलर या लेयर मुर्गी भी आपने देसी तरीके से रखी, उसको भी 3 महीने 4 महीने लगती है तैयार होने में। तैयार होने का मतलब कि 1.5 किलो कम से कम वज़न बन जाए। तो इसमें बहुत फ़र्क है जी। आप 6 महीने देखें और 1 महीने में। मैं इसको चिकन ही नहीं कहता, जो हमारा ब्रॉयलर चिकन है कि उसके अंदर उसको खून, आप हैरान हो जाएंगे, उसकी फीड के अंदर खून मिलाया जाता है। मेरे पास स्लाटर हाउस वाले आए कि आप खून ले लें, अदरवाइज़ हम एक ऐसी कंपनी के साथ कर रहे हैं जो फीड बनाती है और वो खून को, उस हराम खून को, क्योंकि कुरान के तहत ये हराम है, उस हराम खून को हम खुराक के अंदर मिलाएंगे और वो मुर्गी कल हम खाएंगे और उस मुर्गी ने हमारे ऊपर क्या करना है। यानी उसके अंदर स्टेरॉइड होते हैं, उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो मुर्गी हम खाते हैं। लोग अपने आप से पूछते हैं कि ताज़ी दूध 1-2 दिन में ख़राब हो जाती है और पैकेट वाला दूध 6 महीने के लिए ख़राब नहीं होती। किसान से दूध लिया जाता है, उसके बाद दूध में कोई ऐसे ऐसे केमिकल, क्योंकि इसमें बॉयल सफ़ा पाउडर इस्तेमाल होता है, इसमें ऐसे ऐसे डिटर्जेंट इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि उसमें से मलाई निकाल ली जाती है, दूध में पानी डाल दिया जाता है और पानी डाल के उसको, उसकी डेंसिटी मेंटेन करने के लिए उसमें जो सर्फ डाला जाता है। हमने फार्मर्स मार्केट शुरू किए हैं जहाँ किसान डायरेक्ट कंज्यूमर से मिल सके और कंज्यूमर डायरेक्ट किसान को मिल सके, और वहाँ पे भी ये एक नॉलेज एक्सचेंज हो, ये बातचीत हो खाने के बारे में, एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में, और वहाँ एक कम्युनिटी बन जाए। किसानों को एक जगह में इकट्ठे करना और लोगों से, कंज्यूमर से मिलाना, ये फार्मर्स मार्केट का कॉन्सेप्ट है। छोटे किसान ज़्यादातर, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना, क्योंकि छोटा किसान जो है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए एक जगह नहीं है जहाँ ये जाके अपने वो चीज़ें डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ बेचें। हमारे जो पहले बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे पास ये इस तरह के मसले हों कि जहाँ हमारे खालिस खाने के लिए मुश्किल हो। ये हमारे लिए एक नया मसला है। मेरा नाम हाशिर ख्वाजा है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ बनीगाला में, हाशिर ऑर्गेनिक के नाम से। प्राइमरली मैं फोकस कर रहा हूँ टू प्रमोट के लोग अपने किचन गार्डन्स और अपने होम गार्डन्स के ऊपर जो दें। तब हर कोई अपने छोटे छोटे गार्डन पैचेस बना के उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी एफर्ट डेली लगा के खुद ही ऑन ग्राउंड देख सकते हैं कि कितना एक फ़र्क पड़ता है टेस्ट में और फ्लेवर में, और उस वेजिटेबल की एनर्जी जो खाने से आती है बंदे के अंदर। मैंने यहाँ पे सीडलिंग्स का काम स्टार्ट किया, तो स्पेसिफिकली वेजिटेबल सीडलिंग्स। इस टाइम पे भी मेरे पास ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, इस तरह की काफ़ी सारी सैलड्स और ग्रीन्स की सीडलिंग्स तैयार हैं। फार्मर्स मार्केट बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है टू हाईलाइट जो हमारे लोकल एरिया के फार्मर्स हैं उनकी एफर्ट्स को,
कि साफ़ सुथरे तरीके से क्लीन लिविंग को माइंड में रखते हुए किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। एंड अगर आप क्लाइंटेल और पीपल हु वांट ऑर्गेनिक फूड उनके ऊपर आप जाते हैं तो अगेन क्योंकि एक प्लेटफॉर्म बड़ी अच्छी इस्लामाबाद की लोकेशन के ऊपर स्टार्ट हुआ हुआ है फार्मर्स मार्केट के नाम से, तो मोस्टली क्या 99% लोग हमारे पास वही आते हैं हु एक्चुअली नो कि यार ये ऑर्गेनिक है, इसका क्या फ़ायदा है, और वो उसी तरीके से उसके बारे में जानना भी चाहते हैं। विच इज़ वाई हमारे जितने भी वेंडर्स के फार्म्स हैं वो ओपन विजिट फार्म्स हैं, किसी भी टाइम कोई भी क्लाइंट किसी भी वक्त जो है आके विजिट कर सकता है विदाउट एनी नोटिस व्हाटसोएवर। बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देते हैं रूम फॉर डाउट कि यार ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, साफ़ सुथरा है कि नहीं है। मुझे एक ट्रेनिंग मिली थी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, और उसमें एक असेसमेंट है सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम्स। वो मैं सिस्टम इस्तेमाल करता हूँ फार्मर्स मार्केट को क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। तो जब भी हमारे पास एक छोटा किसान आता है तो हम फार्म का विज़िट करते हैं और इनसे ये सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सिस्टम के मुताबिक, और फिर वो मार्केट में अंदर आता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे पप्पू रिसाइकल्स नाम की एक रिसाइकलिंग टीम है, वो अपने बिन्स हर मार्केट पे रखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज उन्होंने किया हुआ है। प्लास्टिक रिसाइकलेबल्स अलग डिस्पोज ऑफ होते हैं, बायोडिग्रेडेबल अलग डिस्पोज ऑफ होते हैं। मेरा नाम मेहरनिसा मलिक है और मैं एक डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ। कई सालों से मैं मुख्तलिफ़ तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हूँ। इसमें हम पाकिस्तान में काफ़ी मैंने अपनी टीम्स के साथ फिरा है। इस्लामाबाद क्योंकि मेरा शहर है तो मैंने सोचा क्यों ना इस्लामाबाद में हम रिसाइकलिंग का एक निज़ाम शुरू करें। वो अशिया जो आपके कूड़े में होती हैं जिनको फिर से दोबारा से इस्तेमाल करके नई अशिया बनाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद में जो काम है उसका नाम है पप्पू रिसाइकल्स। पप्पू रिसाइकल्स जो है शहरियों के साथ काम करता है, स्कूलों के साथ, कॉलेजेस के साथ, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज़, हम मुख्तलिफ़ पब्लिक एरियाज़ में अपनी बिन्स लगाते हैं। उसमें हमारी 4-5 किस्म के डिफरेंट ड्रम होते हैं कचरे के। ये हम इस्लामाबाद में जिस तरह फार्मर्स मार्केट है उधर हम ये लगाते हैं। वहाँ पर हम लोगों से कहते हैं कि अगर आप अपना रिसाइक्लेबल वेस्ट हमें देना चाहते हैं आप अपने घर से लाएं और आप इन बिन्स में लगा दें। हम उनसे कहते हैं कि आपके कचरे की जो सूखी अशिया है जिनको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि कागज़, गत्ता, प्लास्टिक, टीन, धात, शीशा, ये चीज़ें आप अलग कर दीजिए और ये चीज़ें आप हमें दे दें। हम जो है पप्पू रिसाइकल्स हम ये आपसे वादा करेंगे कि इनको हम अलग अलग तरीके से इनको सेग्रीगेट करेंगे, यानी कि तकसीम करेंगे। फिर हम इनको ऐसी फैक्ट्रियों तक या ऐसी फैसिलिटीज़ तक पहुंचाएंगे जो कि इन्हीं को फिर से इस्तेमाल करके नई चीज़ें बना लेंगी, यानी कि कागज़ जो है उससे नया कागज़ बन जाएगा, शीशा जो है उससे नया शीशा बन जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो किचन के जो वेस्ट हैं, घर के सब्ज़ी के छिलके, अंडे के छिलके, जो भी खाने जो बच जाते हैं घर में, जो भी नेबरहुड से भी, जो भी हमारे आसपास पड़ोस भी हैं उनसे भी हम मांगते हैं कि जी अगर आपके पास कोई घर पे बड़ा खाना हो रहा हो या बहुत सारा खाना बचा हो जो आप फेंक रहे हैं वो हमें दे दें, हम उसका खाद बना देंगे। वो हम सारा मिक्स करके फार्म पे लेके आते हैं। वो जो खाद बनता है ये कंपोस्ट से, मेरे ख्याल उसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है उस खाद में। बेशक आप उसमें ये गोबर भी मिक्स कर सकते हैं, मगर वो एक बहुत एक ताकतवर चीज़ है, उसमें बहुत फ़ायदे हैं मिट्टी के लिए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग फार्म पे आके देखें, खुद विज़िट करें, गांव चले जाएं, दूसरे फार्म देख लें, आप जाके देखें कि जी आपका खाना कहाँ से आ रहा है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मैं नहीं सोचता कि एक ये नई चीज़ है, ये हम अपने जो ट्रेडिशनल देसी तरीके थे वो हम बस वापस लेके आ रहे हैं नए अंदाज से, लोगों को बस याद दिला रहे हैं कि जी एक टाइम पे हमारा खाना जो है इस तरीके से वो पैदा होती थी। दुनिया कहती है कि अगर ऑर्गेनिक होगा तो दुनिया भूख में मर जाएगी। मैं आपको ये शर्त से कहता हूँ, जहाँ भी ऑर्गेनिक फार्म हमने किए हैं
पहले 1 या 2 साल के अलावा, क्योंकि आपकी ज़मीन जब आप वहाँ पर उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आदी होती है खादों की। एकदम उसकी यील्ड इतनी भी नहीं, लेकिन 20 से 30% यील्ड उसकी डिक्रीज होती है 2 साल के लिए। जब आप उसके ऊपर ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं, आप उसको उसी के बराबर गोबर देते हैं, उसकी ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, उसकी जब गले सड़े पत्ते उस ज़मीन के अंदर डालते हैं, आप नहीं मानेंगे कि कोई यील्ड में डिफरेंस नहीं है। और आप अगर एंड पे देखें क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ फूड, वो आपकी एडिशनल है। और क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, जो आप उस एनवायरनमेंट के साथ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना रहे हैं, और वो कीड़े जो नापायद हो चुके हैं, वो अर्थवाम जो ज़मीन मिट्टी में रहा ही नहीं, आप उसको दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट हुआ है एनवायरनमेंट पे, उसकी वजह से ये मौसम में ये तब्दीली आ रही है। एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, और ये हम छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। वो जो पानी आप अपने बर्तन धो रहे हैं किचन में, वो पानी आप बाल्टी में डाल के आप बाहर पौधों में दे दें, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो एक बार जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। और ये भी हमारे एनवायरनमेंट के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब ये एक बार ख़त्म हो जाएं तो इनको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। हर चीज़ का हमने सोचना पड़ेगा कि जी हर चीज़ का एनवायरनमेंट